आप सुन रहे हैं कहानियों का सफर। डरते रहिए, सुनते रहिए। आइए दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है एक और नए एपिसोड में। बाहर जोरदार तूफान चल रहा था। बादलों की गर्जन से पूरा इलाका हिल रहा था। आधी रात का समय था। कस्बे की सारी लाइट अचानक चली गई थी। हर घर अंधेरे में डूबा हुआ था, मगर एक घर ऐसा था जिसमें अभी भी टेबल लैंप की रोशनी टिमटिमा रही थी। वो था प्रसिद्ध लेखक आदित्य वर्मा का पुराना कोठी जैसा बंगला। आदित्य 52 साल का अविवाहित लेखक था, जिसने हॉरर उपन्यास लिखकर नाम कमाया था। उस रात भी वो अपनी नई किताब की पांडुलिपि पर लिख रहा था। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। आधी रात में कोई दस्तक दे, ये खुद में ही अजीब था। आधी रात के समय कौन आ सकता है? धीरे धीरे उठकर आदित्य ने दरवाजा खोला। बाहर एक लड़की खड़ी थी। वो पूरी तरह से भीग चुकी थी। उसके बालों से पानी टपक रहा था। सर, मैं रिया हूं। मैं एक पत्रकार हूं। क्या आप मुझे अंदर नहीं बुलाएंगे? बाहर बहुत ठंड है। आदित्य कुछ देर उसे घूरता रहा, फिर सिर हिलाकर बोला, आओ। रिया अंदर आ गई और हीटर के पास बैठ गई। आदित्य ने कॉफी बनाई और पूछा, तुम्हें आधी रात को यहां क्या काम था? सर, मैं हमेशा से आपका इंटरव्यू लेना चाहती थी। कई बार अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश की, लेकिन मिला नहीं। सोचा आपके घर पर आ जाऊं, क्योंकि ऑफिस में तो शायद ही मौका मिल पाए। तो तुम इंटरव्यू लेने के लिए आधी रात को मेरे घर चली आई। खैर छोड़ो, बताओ तुम्हें क्या पूछना है? रिया ने धीमे स्वर में कहा, मैंने आपकी किताबें पढ़ी हैं, लेकिन खासकर तंत्र का श्राप वाली किताब। उसमें आपने 1985 की जिस घटना का जिक्र किया था, क्या वो सच थी? यह सुनकर आदित्य का चेहरा पीला पड़ गया। उसकी आंखों में गहरी दहशत उतर आई। कुछ पल चुप रहने के बाद बोला, तुम बहुत मेहनत करके मेरे घर तक पहुंची हो। अगर कोई और पत्रकार पूछता तो मैं कभी जवाब नहीं देता, पर सच कहूं तो बरसों से एक राज अपने सीने में दबाए बैठा हूं, जो मुझे सोने ही नहीं देता। मैं तुम्हें बताऊंगा। तुम चाहो तो इसे आर्टिकल के रूप में पब्लिश भी कर सकती हो। तुमने सही सवाल किया है। असल में वो किताब कोई कल्पना नहीं थी, बल्कि मेरे जीवन की सच्चाई थी। आज तक मैंने किसी को नहीं बताया, लेकिन आज शायद वक्त आ गया है। यह कहानी है 1985 की। हम 5 दोस्त थे, मैं, राजीव, सीमा, करण और माया। गर्मियों की छुट्टियों में हमने सोचा कि इस बार किसी अनजान जगह घूमने चलते हैं। तभी राजीव ने कहा, चलो मेरे गांव चलते हैं। पहाड़ों में है, लेकिन बहुत खूबसूरत जगह है। हम सब राजीव के साथ उसके गांव पहुंचे। गांव की हवा, पेड़ पौधे सब रहस्यमयी लग रहे थे, लेकिन गांव वालों के चेहरे अजीब तरह से डरे हुए थे। शाम होते ही गांव का माहौल बदल जाता। बच्चे घरों से बाहर नहीं निकलते और लोग दरवाजों पर नींबू मिर्च लटका देते। हमने पूछा, ये सब क्यों? गांव के एक बुजुर्ग ने कहा, यहां एक तांत्रिक था, उसका नाम था त्रिलोचन। वो तंत्र मंत्र करता था। गांव वालों ने एक बार उसे पकड़कर मार डाला, लेकिन उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिली। वो आज भी इसी गांव में घूमती है, और जिसकी परछाई पर उसकी नजर पड़ जाती है, उसकी आत्मा को वो अपने पास खींच लेता है। हम सब हंस पड़े। हमें भूत प्रेत पर भरोसा नहीं था। रात को हम सब हंसी मजाक कर रहे थे कि अचानक सीमा बोली, तुम लोगों को वो आवाज सुनाई दी? हम सब खामोश हो गए। सचमुच खिड़की के बाहर कोई अजीब मंत्र जाप कर रहा था। धीरे धीरे वो स्वर और भारी होता गया। माया ने डरकर कहा, कोई बाहर है। करण ने हिम्मत दिखाने के लिए खिड़की खोली, पर जैसे ही उसने झांका, वो चीख पड़ा। उसने देखा एक काले कपड़े में आदमी, जिसका चेहरा आधा जला हुआ था, सफेद आंखों से घूर रहा था। हम सबके होश उड़ गए। सुबह जब हम राजीव के पिता से बोले तो उन्होंने हमें डांटते हुए कहा, तुम लोगों ने गलती कर दी। वो तांत्रिक तुम्हें देख चुका है, अब वो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। हम सब घबरा गए, लेकिन उसी रात असली खेल शुरू हुआ। रात को अचानक सीमा चिल्लाई। हम सब उसके कमरे में भागे तो देखा वो हवा में लटकी हुई थी, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने गले से पकड़ रखा हो। हम सब उसे बचाने दौड़े, लेकिन अगले ही पल उसकी गर्दन टेढ़ी हो गई और उसका शरीर फर्श पर गिर पड़ा। उसकी आंखें खुली रह गईं और चेहरा डर हुआ था। गांव वाले बोले,
उस तांत्रिक ने पहली बलि ले ली है। हम सब गांव छोड़ने की सोच ही रहे थे कि तभी राजीव बोला, अगर भागोगे तो वो और भयंकर रूप से मरेगा। हमें मंदिर जाना होगा, वहां एक पुजारी है, वहीं हमें बचा सकते हैं। हम सब मंदिर की ओर भागे। मंदिर का रास्ता घने जंगल की ओर से था। हवाओं में अजीब सी गंध थी। अचानक करण रुक गया और बोला, मुझे लगता है कोई हमारा पीछा कर रहा है। हम सब पीछे मुड़े तो देखा सीमा, वही सीमा जिसकी लाश हमने देखी थी, हमारे पीछे खड़ी थी। उसकी आंखें सफेद थीं और उसके होंठ फटे हुए थे। तुम मुझे छोड़कर क्यों भागे? उसकी आवाज गूंजी। कर्ण डर के मारे कांपने लगा। अगले ही पल सीमा ने उसकी गर्दन पकड़कर पेड़ पर दे मारा। खून चारों तरफ बिखर गया। अब हम 3 बचे, मैं, राजीव और माया। किसी तरह मंदिर पहुंचे। पुजारी ने कहा, त्रिलोचन, तांत्रिक को हराना आसान नहीं। वो जिनको मारता है वो भी उसकी परछाई बन जाते हैं। तुम्हें उसकी असली पांडुलिपि जलानी होगी, उसमें उसका तंत्र बंधा है। हम तीनों पांडुलिपि खोजने निकले। वो तालाब के किनारे एक पुराने खंडहर में थी। लेकिन जैसे ही हमने पांडुलिपि उठाई, त्रिलोचन हमारे सामने आ गया। उसका शरीर आधा राख आधा इंसान था। उसकी आंखों से धुआं निकल रहा था। राजीव ने मंत्र पढ़ने की कोशिश की, मगर त्रिलोचन ने उसके सीने में हाथ डालकर दिल ही निकाल लिया। माया और मैं चीख उठे। मैंने हिम्मत करके पांडुलिपि आग में डाल दी। तभी त्रिलोचन दर्द से चीख उठा और धुएं में बदलकर गायब हो गया। माया ने मुझे कसकर पकड़ा और कहा, शायद अब हम बच गए। लेकिन अगले ही पल का चेहरा भी सफेद हो गया। क्या तुझे लगा मैं बच गई? उसकी हंसी ने मेरा खून जमा दिया। आदित्य की आवाज भारी हो गई। उस रात मैं अकेला बच निकला, लेकिन माया अभी मेरा पीछा करती है। मैंने तंत्र का श्राप उसी घटना पर लिखा था। रिया गहरी सांस लेकर बोली, ये बहुत दिलचस्प कहानी है, लेकिन सर, आपने एक गलती की। आदित्य ने चौंक कर पूछा, कैसी गलती? रिया का चेहरा धीरे धीरे बदलने लगा। उसकी आंखें सफेद हो गईं, होंठ नीले पड़ गए। तुमने सोचा पांडुलिपि जल गई, लेकिन वो पूरी तरह नहीं जली। मैं वही पांडुलिपि हूं और मैं वही माया हूं। आदित्य के हाथ कांपने लगे। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। अचानक पूरा बंगला हिल उठा। दरवाजे अपने आप बंद हो गए। टेबल लैंप की रोशनी बुझ गई और अगली सुबह अखबार की हेडलाइन थी, प्रसिद्ध लेखक आदित्य वर्मा अपने बंगले में मृत पाए गए। चेहरा डर हुए, आंखें पूरी तरह खुली हुई। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम और भी ऐसी डरावनी कहानियां आपके लिए ला सकें।